पूछा गया आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व इन एक्सपेंशन एंड इन कंप्रेशन। कई बार इसको पूछा गया न्यूमेरिकल्स में, तो उसको भी बता दें कि किसका स्लोप कितना होगा, एडियाबैटिक का क्या होगा और आइसोथर्मल का क्या होगा। हेडिंग डालिए, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। तो देखिए आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट रहे टेम्परेचर। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन गैस ओबे विच लॉ, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ, और वो होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस गैस ओबे बॉयल्स लॉ, और वो है पी वी इक्वल टू के, एक कांस्टेंट होता है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ पी वी, और यहाँ डी ऑफ के, तो के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। अब इसको डी बाई डी एक्स या डी वाई इस तरह से नहीं लिखा जा रहा, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल प्रेशर है और वॉल्यूम है, एक्स वाई जेड नहीं है। तो डी का मतलब है डिफरेंशियल, कंप्लीट डिफरेंशियल लिखेंगे। तो इसमें पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, 0। तो इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, कैलकुलस में इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। लिखिए मत, पहले समझिए। लिखने को तो तुरंत आ जाएगा, 2 लाइन का है। तो पहले फर्स्ट को लिखा, फिर डिफरेंशियल ऑफ सेकंड को डीवी, फिर सेकंड वी है अलग कर लिया, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डीपी, और एक कांस्टेंट था तो उसका हो गया डिफरेंशियल 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वी डी पी, इसको हम दूसरे वाले टर्म को इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा पी डी वी, फिर यहां से v को नीचे ले जाएं और dv इधर ले आएं, ये हो जाएगा dp अपॉन dv, ये हो जाएगा माइनस p बाई वी। माइनस p बाई वी क्या है, dp अपॉन dv, चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो ये है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इन पीवी डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम का अगर डायग्राम है तो dp बाई dv क्या है, स्लोप है। तो इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा p बाई v, कितना प्रेशर है कितना वॉल्यूम है, और नेगेटिव स्लोप है। तो ये ऐसे आया, देखिए यहां पर मान लीजिए हमने प्रेशर लिया, यहां पर वॉल्यूम लिया, प्रेशर का वेरिएशन इस पर और वॉल्यूम का वेरिएशन हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और इनिशियल स्टेट मान लीजिए कुछ है। तो इसका नेगेटिव स्लोप का मतलब कि ये डाउनवर्ड है, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंशन ऑफ गैस अगर ले तो ऐसे कुछ ग्राफ मिलेगा नीचे की तरफ। अगर पॉजिटिव होता तो यही ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, तो ये आइसोथर्मल कर्व होगा। इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है ये, और ये फाइनल वॉल्यूम है। इसको आप V1 लिख दे, इसको क्या लिख दे, V2। तो ये है एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर देखिए नीचे आने का मतलब प्रेशर कम होना, ऊपर जाने का मतलब प्रेशर
अधिक होना, तो जब प्रेशर आप कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसी में बॉयल्स लॉ होल्ड करेगा। तो एक ये आया dP बाई dP है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, तो ये आया -P बाई V। इसी तरह से हम एडियाबैटिक कर्व लें, दूसरा क्या ले ले, एडियाबैटिक कर्व। तो ये फर्स्ट पार्ट था आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, कल बताया था, यानी सराउंडिंग और सिस्टम में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो हीट बाहर आएगी सिस्टम से सराउंडिंग में, और ना तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाएगा, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो उस केस में अगर आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसमें गैस है, तो गैस ओबे पॉइसन्स लॉ। इन एडियाबैटिक प्रोसेस गैस ओबे पॉइसन्स लॉ। और वो होता है PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा क्या है, गामा इज इक्वल टू है Cp अपॉन Cv, मोलर रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। तो Cp है एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही है गामा। किसी भी गैस के लिए गामा की वैल्यू 1 से कम नहीं होता, इट ऑलवेज मोर देन 1। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी करेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, डाई के लिए क्या होगा, पॉली एटॉमिक के लिए क्या होगा, तो हर एक के लिए ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, Cp और Cv की वैल्यू मोर देन 1 होती है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करें जैसे यहां पर किया था, और उसमें भी dP बाई dV कैलकुलेट करें, तो जो आएगा वो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व होगा। पहले इतना नोट करिए, अब ये जो हमने बनाया था, ये पहला जो आया ये आइसोथर्मल कर्व है। चलिए चलिए और थोड़ा पहले आइए, जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जान लीजिए, ध्यान से उसको पढ़िए। समय नुकसान करने से अच्छा है उसको यूटिलाइज कर लो, तभी कुछ गेन होगा। यहां तक हो गया, यहां डिफरेंशियल में कोई दिक्कत है, यहां तो कोई पावर नहीं था, सिंगल पावर है दोनों की, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ P था, सेकंड था V, तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब वही यहां पर भी करेंगे दूसरे के केस में, तो इसको हम हटा रहे हैं, अब ये इतना हटा रहे हैं, फिर से इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। D ऑफ P V टू द पावर गामा इक्वल टू D ऑफ कांस्टेंट।
यही था पहले भी। तो यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो x टू द पावर n का फार्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 होता था ना, तो वही यहां पर है। v टू द पावर गामा है, तो गामा v टू द पावर गामा माइनस 1, और किसके रिस्पेक्ट में किया, v के, तो यहां लिखेंगे dv। अगर d बाई डी एक्स होता तो इसकी जरूरत नहीं थी। तो यहां अलग अलग पार्ट का अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, प्रेशर को प्रेशर के टर्म में, वॉल्यूम को वॉल्यूम, इसलिए लिखना पड़ा। अब ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, तो v टू द पावर गामा, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो dp ही रहेगा, एक ही पावर तो उस पर है। तो ये अब कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, यही था पहले भी। अब हमको चाहिए dp, तो यही आप एक तरफ रखिए, v टू द पावर गामा dp, इस पूरे टर्म को उधर ले जाए तो ये माइनस p गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 dv, फिर dp बाई dv लिखे, dp अपॉन dv, dp ये था, dv नीचे ले आए, तो यहां है माइनस p गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन v टू द पावर गामा। तो अब कितना मिलेगा, ये होगा dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस गामा p, गामा ये है, p है, और ऊपर v टू द पावर गामा माइनस 1, एक पावर कम है, और नीचे v टू द पावर गामा है, एक पावर ज्यादा है। तो ये जब कटेगा तो नीचे एक पावर बच जाएगा, यानी p बाई v बचेगा, और नहीं तो आप घटा लो, ये ऊपर जाता है तो गामा माइनस 1 और फिर माइनस गामा, तो प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल हुआ, माइनस 1 आएगा, फिर नीचे करोगे तो वही आएगा v, कि नहीं। तो अब ये पहले भी था, लेकिन अब एक नया टर्म आ गया गामा, और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप, ये स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। तो ये हो गया माइनस गामा टाइम्स p बाई v, तो ये तो पहले भी था, एडिशनल टर्म क्या है, गामा है, और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा। ये इक्वेशन 2 लिखिए, वो इक्वेशन 1 लिख लो जो पहले था। तो अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो ऐसे कुछ आएगा, ये ऐसे आएगा, कि नहीं, इसका स्लोप पहले से अधिक है, तो ये है एडियाबैटिक कर्व। तो अब रिजल्ट क्या आया, अगर हम इक्वेशन 1 और जो इसके पहले लिखा था उसको इक्वेशन 2 लिखें, ये तो लिखा है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक is more than slope of isothermal curve। कभी कभी इनका रेशियो पूछा जाता है, एडियाबैटिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए, तो हम चाहते तो यही ऐसे A लिख सकते थे एडियाबैटिक, अब आइसोथर्मल में T लिख सकते थे। तो क्या आता, अगर रेशियो लेंगे तो गामा बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, p बाई वी कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व।
इक्वल टू क्या आएगा, गामा, और ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। तो ये ग्राफ बचा। अब इससे एक बड़ा रिजल्ट आता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसमें वर्क डन क्या है, किसमें ज्यादा वर्क है और किसमें कम वर्क है। तो वर्क डन क्या होता है, एरिया। वर्क डन क्या है, पीवी डायग्राम का जो कर्व होगा उससे इनक्लोज्ड एरिया। तो अगर आइसोथर्मल कर्व होगा तो ये एरिया आया, ये इतना पूरा, और एडियाबैटिक होगा तो ये केवल नीचे वाला आएगा। तो कौन वर्क डन ज्यादा है, आइसोथर्मल, किसमें, एक्सपेंशन ऑफ गैस में। तो ये लिख सकते हैं, इन एक्सपेंशन ऑफ गैस W आइसोथर्मल इज मोर देन W एडियाबैटिक। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो एडियाबैटिक से लार्ज होता है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जान लो। अभी हम कराएंगे तो उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन कि किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, किसमें वर्क डन। लेकिन ये एक्सपेंशन का है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए है। इसी तरह कंप्रेशन का भी होता है, इसका उल्टा होगा, कंप्रेशन में इसका उल्टा हो जाएगा। तो पहले इतना लिखिए तो उसको भी डिस्कस कर देता हूं। फिगर भी बनाना है। ये सब जितना भी टॉपिक है एकदम हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। जितने ध्यान से पढ़ोगे उतने मेमोरी में रहेगा, और जितने बार टेस्ट दोगे उतने क्लियर होता जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। क्लियर है, मेन रिजल्ट यही है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। आइसोथर्मल में माइनस पी बाई वी था और इसमें माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी है। गामा मोर देन 1 है तो इसका मतलब एडियाबैटिक में स्लोप अधिक होगा और आइसोथर्मल में स्लोप कम होगा इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब देखिए यही अगर हम कंप्रेशन के लिए दें, वर्क डन भी कैलकुलेट किया तो इसमें देखिए क्या रहेगा, कंप्रेशन में ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको हटा रहे हैं, बन गया है ना। तो ये देखिए अब जो है कंप्रेशन में ये ग्राफ होगा, यहाँ पर वॉल्यूम है और ये है प्रेशर। तो इनिशियल ज्यादा रहेगा, फाइनल कम रहेगा, तब ना कंप्रेस होगा, तो उसमें ये ग्राफ बनेगा। ये है V1, वॉल्यूम अधिक है, ये जब कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटता है, तो ये मान लो है V2, इस पर है प्रेशर, तो ये कंप्रेशन हो गया।
ये हो गया कंप्रेशन। तो उस केस में ये उल्टा हो जाएगा। अब ये होगा एडियाबैटिक, और ये नीचे वाला है आइसोथर्मल। इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस, सॉरी इन द कंप्रेशन ऑफ गैस। अब वर्क डन देखिए, एडियाबैटिक में ये वर्क डन है, अब आइसोथर्मल में ये नीचे वाला है। तो पहले एडियाबैटिक वाला था लार्ज और आइसोथर्मल वाला है स्मॉल। तो इन द कंप्रेशन ऑफ गैस W आइसोथर्मल लेस हो जाएगा W एडियाबैटिक। इसके पहले इसका उल्टा लिखा था ना, आइसोथर्मल लार्ज था, एडियाबैटिक स्मॉल था कि नहीं। तो अब इसका उल्टा होगा, आइसोथर्मल स्मॉल है और एडियाबैटिक लार्ज है। बनाइए फिगर, और यही पूछा गया है। हाँ, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप अधिक है, सभी उल्टा हो गया। वर्क डन अपोजिट है, स्लोप तो अभी भी ज्यादा रहेगा एडियाबैटिक का, और आइसोथर्मल का कम रहेगा। पहले भी आइसोथर्मल का कम था, वर्क डन में चेंज है, वर्क डन अपोजिट है। ये दोनों क्लियर है ना, कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये बार बार पूछे गए हैं इसलिए बता दिया। अब इसमें देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन है क्या उसका, इसमें हमने कई ऐसे प्रोसेस बताए थे जिसमें जितना हीट सप्लाई करते हैं वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन में। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल। मेन पार्ट, मेन फेल्योर तो वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होल्ड नहीं करता है। तो अलग अलग जब रियल इंजन को डिजाइन किया गया, एक कार्नाट थे, उन्होंने एक रिवर्सिबल इंजन को डिस्कस किया। थ्योरेटिकल प्रोसेस है, कोई रियल इंजन डिजाइन नहीं किया। उसमें उन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस लिया। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, डिफरेंट स्टेज से होता हुआ। तो इसका मतलब कोई ट्रेस उसमें ना तो सराउंडिंग में छोड़ेगा, बचेगा, और ना तो सिस्टम में बचेगा। ट्रेस का मतलब बस हीट, वर्क, यानी ये सब जीरो रहेंगे, कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। तो उस केस में प्रोसेस होता है रिवर्सिबल, यानी डिफरेंट स्टेट, एक स्टेट लिया, उसे एक नया स्टेट बना, फिर एक नया स्टेट आया, रिटर्न होकर के उसी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया। तो कार्नाट ने एक आइडियल इंजन डिस्कस किया जिसको कार्नाट रिवर्सिबल इंजन कहा गया था। उसमें उन्होंने 4 पार्ट लिए थे, उसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। एक था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें उन्होंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया जिसमें जितने वाल्व्स थे वो इंसुलेटेड थे, केवल बेस कंडक्टिंग था, और एक फ्रिक्शनल पिस्टन था, उसमें सिलेंडर में क्या भरा था, आइडियल गैस। एक उन्होंने सोर्स लिया, सोर्स ऑफ हीट, यानी जिससे हीट
एब्जॉर्ब हो सके। दूसरा एक लिया सिंक, सिंक को कहते हैं कोल्ड बॉडी, जिसमें हीट जाता है, ट्रांसफर होता है, वो होता है सिंक। और जिससे एब्जॉर्ब होता है वो होता है सोर्स ऑफ हीट या हॉट रिजर्वायर, हॉट बॉडी। सिंक को क्या कहते हैं? कोल्ड बॉडी या कोल्ड रिजर्वायर। और एक उन्होंने इंसुलेटिंग पैड लिया। ये 4 पार्ट थे। एक सिलेंडर था, एक है सोर्स ऑफ हीट या हॉट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर T1, एक इंसुलेटेड पैड है, और एक है कोल्ड रिजर्वायर जिस एट लो टेम्परेचर और सिंक एट लो टेम्परेचर। तो उन्होंने कुछ प्रोसेस उसमें परफॉर्म किए जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था। उसको कुछ इस तरह था, हम पूरे उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपके उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए हैं या पूछे भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें कि कार्नोट साइकिल जो उन्होंने लिया, तो उस साइकिल में कौन कौन से स्टेट से वो पास होता है। जैसे ये हमने सिलेंडर लिया, इसमें ये वाल जो है इंसुलेटिंग वाल है, यहां से कहीं से हीट पास नहीं होगा, केवल जो बेस है वो कंडक्टिंग है। इसका मतलब बेस से हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट इवाल्व होगा। इसमें कोई ये पिस्टन है जो फ्रिक्शनलेस मोशन कर सकता है। इस पर कुछ मास उन्होंने ले लिए, मान लो ये 4 मासेज है, तो एक बॉडी ये हो गया। दूसरा उन्होंने एक सोर्स लिया, सोर्स ऑफ हीट, इसको कहते हैं हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T1, ये लार्ज है। दूसरा एक इंसुलेटेड पैड है, यानी जो जैसे रबर होता है, प्लास्टिक होता है, ये पैड है। और तीसरा है सिंक, एक कोल्ड रिजर्वायर कह सकते हो, कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। तो T2 का टेम्परेचर कम है और T1 का टेम्परेचर लार्ज है। अब ये 4 पार्ट इसेंशियल पार्ट उन्होंने डिस्कस किए, जो आइडियल इंजन उन्होंने सपोज किया, लिया। पहले उन्होंने इस सिलेंडर को इस पर रखा, तो ये फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। जब इसको इस पर रखेंगे तो ये हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो हॉट बॉडी पर जब इसको रखा गया तो इसमें मोबाइल चला रहे हो, अरे इसको समझो नहीं तो रह जाओगे ऐसे, फिर आओगे 4 साल बाद फिर दिखाई दोगे। यहीं पर जब इस पर रखेंगे तो हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा, और ये इसकी जो इफिशियंसी है, हीट रिलीज करने की कैपेसिटी, वो वेरी लार्ज है। इसका मतलब इससे हीट एब्जॉर्ब होगा तो इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी बहुत लार्ज है, तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका टेम्परेचर तो चेंज होगा, और ये T1 टेम्परेचर तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा T1 तक। फिर गैस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़कर के T1 तक पहुंचेगा, जो भी इसका गैस का टेम्परेचर रहा होगा, तब तक ये हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो प्रोसेस फिर आइसोथर्मल बन जाएगा। क्यों आइसोथर्मल बनेगा? क्योंकि जितना टेम्परेचर सोर्स का होगा उतना ही टेम्परेचर गैस का भी हो जाएगा। तो जो प्रोसेस होगा केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ और टेम्परेचर T1 ही अब लेंगे। जब इनिशियल प्रोसेस होता है तब उसमें टेम्परेचर चाहे जो रहा होता, लेकिन जब सोर्स पर रखा जाएगा तो T1 टेम्परेचर को ये मेंटेन रखेगा, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। तो वो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस।
तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी। फिर इसको उठा करके यहां से इंसुलेटिंग पैड पर रखेंगे। क्यों एक्सपेंशन होगा? जैसे ही सिलेंडर को इस पर रखते हैं, इस पर से एक मास हटा देंगे या दो मास हटा देंगे। एक मास दो मास रिमूव कर दिया तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो यहां से सोर्स से हीट का एब्जॉर्प्शन इसमें हो जाएगा। तो मान लो Q1 हीट एब्जॉर्ब हो गया। फिर हम इसको कहां रखेंगे? पैड पर। पैड तो इंसुलेटेड है, तो जैसे ही पैड पर रखा पूरा सिस्टम एडियाबैटिक हो गया। कोई हीट का एक्सचेंज वाल से तो हो नहीं रहा था, केवल बेस से हो रहा था। अब बेस भी हमने इंसुलेटेड पैड पर रख दिया तो कोई हीट एक्सचेंज। अब दूसरा मास और हटा दो, इस पर से और मास हटाओ, लेकिन हीट तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जब हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, आपने प्रेशर रिलीज किया, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। तब क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो पहले हुआ आइसोथर्मल और फिर हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब फिर इसको उठा करके यहां रखें कोल्ड बॉडी पर। कोल्ड बॉडी पर रखें और एक मास इस पर रख दें। तो जब एक मास रख देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस कंप्रेस होगी। तो जब गैस कंप्रेस होगी तो जो एडिशनल हीट होगा वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहां? कोल्ड रिजर्वायर में। और टेम्परेचर T2 को मेंटेन किए रहेगा। तो क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि टेम्परेचर T2 तब मेंटेन रहेगा, तो वो हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर इसको हटाएंगे यहां से। ये पहला स्टेज था, ये दूसरा प्रोसेस, फिर ये तीसरा प्रोसेस, फिर इसको उठा करके इस पर रख देंगे, तो ये चौथा प्रोसेस हुआ। और फिर एक मास रख देंगे। तो जब फिर मास रख दिया तो फिर प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ा तो, लेकिन अब हीट का इवोल्यूशन नहीं होगा। गैस तो कंप्रेस होगी एडियाबैटिकली, तो जब कंप्रेस होगा तो कुछ टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा, तो फिर टेम्परेचर T1 को मेंटेन कर लेगा और एक साइक्लिक प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो जाता है। कैसे? ये आया देखो, यहां से ये यहां पहुंचा तो ये हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर यहां से यहां गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर यहां से वापस लौटा तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब फिर यहां से ये वापस अपने स्टेट में गया तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जिस स्टेट से चला उसी स्टेट में फिर वापस पहुंच गया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ। पहले प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुआ था, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा? वो है Q1 यहां से। दूसरे प्रोसेस में हीट यहां से इवॉल्व होगा, लिबरेट होगा, वो होगा Q2। इनका जो डिफरेंस होता है इस साइक्लिक प्रोसेस में Q1 माइनस Q2 का जो डिफरेंस है वही क्या होता है? वर्क डन। वो क्या रहता है? वर्क डन। और वो वर्क डन होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल, कि नहीं? इसमें फिर हम निकालते हैं एफिशिएंसी। इस इंजन का एफिशिएंसी निकालते हैं, उसको लिखते हैं ईटा। तो एफिशिएंसी क्या रहता है? ईटा इक्वल टू कितना वो वर्क करेगा और कितना एनर्जी लेगा। कितना वर्क किया? W। कितना एनर्जी लिया? Q1। ये है एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी इंटू 100। तो कितना वर्क हुआ ये देखिए, ईटा इक्वल टू W है Q1 माइनस Q2 अपान Q1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ईटा इक्वल टू Q1 अपान Q1, तो 1 माइनस Q2 अपान Q1। अभी एक ऋण समथिंग है ना, Q2 बाई Q1, ना तो Q2 जीरो है ना Q1 जीरो है, और Q2 हमेशा कम होगा Q1 से।
तो इसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम रहेगी। तो ये ना तो 0 होगा और ना तो 1 होगा, क्योंकि Q2 0 भी नहीं होगा। Q2 0 होगा तभी ये 0 हो सकता है ये टर्म, और तब 1 हो जाता। तो इफिशियंसी हमेशा 1 से कम रहती है या 100% से कम रहेगी। 100 से मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, परसेंटेज इफिशियंसी। तो कर्नाट ने जब ये निकाला, इसका कैलकुलेशन किया, तो जो इफिशियंसी आई उससे उन्होंने एक थ्योरम लिखा और ये बताया कि कोई भी रियल इंजन इतना एफिशिएंट या मोर देन दिस इफिशियंसी कभी डिजाइन नहीं किया जा सकता। ये नेवर पॉसिबल है कि कोई भी रिवर्सिबल इंजन ऐसा हो जिसकी इफिशियंसी कैरनेट आइडियल इंजन से अधिक हो। तो इसका मतलब उन्होंने फिर यही रिजल्ट निकाला कि जो हीट हम सप्लाई करेंगे किसी सिस्टम को, अगर इफिशियंसी 1 आ जाता या 100% आता, तब जितना सप्लाई करते उतना वर्क में कन्वर्जन होता। 1 से कम है हमेशा। और उन्होंने कहा कि ये आइडियल है, इससे ज्यादा इफिशियंसी किसी रियल इंजन का नहीं हो सकता, और आइडियल केस में इफिशियंसी 1 से कम है। तो इसका मतलब कि नो रियल सिस्टम कैन बी डिजाइन सो सच दैट 100% heat supply to the system is completely converted into work done. तो यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर आया? तो जो रिवर्सिबल इंजन था कर्नाट इंजन, वो पूरा सिस्टम ये है। हमें पूरे सिस्टम को उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादातर ये एफिशिएंसी पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, कार्नाट आइडियल इंजन, कार्नाट आइडियल इंजन। लिखिए, कार्नाट आइडियल इंजन is a reversible engine in which four process take place, in which four process take place to regain its initial state. इट्स इनिशियल स्टेट, यहां से ए पर था वो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 प्रोसेस होते हैं जिससे वो इनिशियल स्टेट को फिर रीगेन करता है। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। शॉर्ट में ही लिखवा रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। In this process, heat absorbed by the system, heat absorbed by the system from the source is Q1, कैपिटल लिखना, is Q1। नंबर 2 लिखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडिया वर्क डन हम सब में निकाल चुके हैं पीछे, इसलिए वर्क डन बार बार लिख नहीं रहे हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन in this process
नो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, then temperature falls from T1 to T2, falls गिरेगा, घटेगा, falls from T1 कैपिटल T1 to कैपिटल T2। थर्ड लिखिए, नहीं, थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। In this process, heat liberated by the system ब्रैकेट में लिख लो, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंक, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंक is Q2 less than Q1, less than Q1। चौथा लिखो, फोर्थ एडियाबैटिक कंप्रेशन, adiabatic compression। In this process, no heat exchange take place, no heat exchange take place, then temperature, no heat exchange take place, then temperature increases from T2 to T1, increases from T2 to T1। पहले भी T1 था, अब फिर T1 पर पहुंच गया। तो जैसे ये फिगर है, अलग अलग स्टेट लिया था हमने, पहले इसको यहां रखा, फिर यहां से यहां रखेंगे, पहले एक मास रिमूव किया, फिर दूसरा रिमूव करेंगे, फिर यहां से यहां ले जाएंगे, तब फिर मास रखेंगे, फिर वापस लाएंगे, तब फिर मास रखेंगे, और फिर यहां से यहां लाएंगे, तो फिर फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो फिगर बनाया था वो फिगर ये बनाएंगे, जो प्रोसेस इसमें होता था। ये अभी हमने बनाया था 4 ऐसे, रबर इसमें नहीं है, तो क्लीन हो गया पूरा। इससे रीगेन होगा, किससे होगा, किससे रिकवर होता है? हैं? ये नहीं आया है? चलिए फिर से बना लीजिए। ये था, देखिए फिगर, ये फिगर हम लोग बनाना था। तो ये है 4 स्टेज, A, B, C और D। पहले ऐसे बना लेंगे, तो फिर इसको मिलाएंगे, ये और फिर ये।
ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर उसी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है। हीट एब्जॉर्ब कितना है, नेट वर्क डन क्या था, नेट वर्क डन W इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2। हीट एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ, ये होता है Q1, इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ था। इफिशियंसी ऑफ आइडियल इंजन, इसको लिखते हैं ईटा, तो W अपॉन Q1, तो ये है ईटा इक्वल टू W हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो इसको लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। आल्सो Q1 अपॉन Q2 हमेशा T1 अपॉन T2 के इक्वल होता है। जो टेम्परेचर का रेशियो है, टेम्परेचर क्या, T1 हायर टेम्परेचर और T2 लोअर टेम्परेचर। T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर, T2 सिंक का टेम्परेचर, यानी जिससे हीट एब्जॉर्ब होगा वो T1 है, वही सोर्स है या हॉट रिजर्वायर, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, इवॉल्व होगा, वो है सिंक। कभी कभी वो सराउंडिंग रहता है तो उसका लो टेम्परेचर है T, तो Q1 और Q2 का रेशियो T1 और T2 ही रहता हमेशा। देन ये ईटा इस टर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, और परसेंटेज इफिशियंसी चाहे तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इतना इफिशियंसी है। ये बहुत शॉर्ट में बताया हूं तब ये है, तो हमें ज्यादा यही निकालना रहेगा न्यूमेरिकल्स में, या तो हीट के टर्म में या टेम्परेचर के टर्म में दिया रहेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर और सोर्स का टेम्परेचर। तो सराउंडिंग में हीट अगर इवॉल्व है तो वही सिंक हो गया, और सोर्स जिसे हीट एब्जॉर्ब होगा। तो अभी रियल इंजन को डिस्कस करेंगे कि रियल इंजन कैसे होता है। जो बर्फ इसलिए बना रहे हो समझाने के लिए, जो बर्फ समझाने के लिए वो पार्ट है उसके, इंजन के चारों पार्ट हैं, उसी पर वो परफॉर्म किया गया ना, वो बताया कि कैसे करते हैं। रियल इंजन नहीं है वो। रियल इंजन तो वास्तव में जो होगा वो आप लोग जो चलाते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, अभी डिस्कस करूंगा। ये एक आइडियल केस उन्होंने बनाया था और उससे निकाला जो इफिशियंसी, उसमें बताया कि हमेशा 1 से कम होगी। बस ये था, ये हमेशा 1 से कम होता है, या 100% से हमेशा कम होगा। ऊपर मास हमेशा हटा देते चारों केस में। क्या चीज, मास? हाँ, तो इसीलिए वो रखा ही है जिससे प्रेशर बढ़ा घटा सके, तभी तो एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। प्रेशर या किसी प्रोसेस से बढ़ाओ या घटाओ, चाहे मास से या सेल्फ से, प्रेशर हटाओ और बढ़ाओ तभी तो होगा एक्सपेंशन और कंप्रेशन। नहीं भाई, हीट तो एब्जॉर्ब करेगा सेल्फ, हीट तो सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा ही जब एक्सपेंशन होगा अपने आप। लिख लिया इतना? लिखिए, नेक्स्ट आगे लिखो। Carnot states that no real engine can be designed more efficient
देन द कार्नोट आइडियल इंजन, देन द कार्नोट आइडियल इंजन। अब इसकी इफिशियंसी 1 से कम है और कोई भी रियल इंजन की इफिशियंसी इससे ज्यादा, तो उसकी तो इससे कम ही होगी। तो इसका मतलब उसी से फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। अब हेडिंग डालो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी फिर हम हीट इंजन डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, तो 2 स्टेटमेंट कॉमनली यूज किया जाता है। नंबर 1 लिखो पहले। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड, second law of thermodynamics can be stated by different ways. Second law of thermodynamics can be stated by different ways. नंबर 1 लिखिए, क्लासियस स्टेटमेंट, CLAUSIUS, क्लासियस, CLAUSIUS, क्लासियस स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट heat cannot be itself pass from a colder body to a warmer। इसका मतलब ये हुआ, मीनिंग देखो, अगर एक कोल्ड बॉडी है, ये मान लो है कोल्ड बॉडी, तो इसका टेम्परेचर तो कम है ना, कि नहीं, कि लार्ज है। एक कंपेरेटिव कम होगा किसी बॉडी से, तभी तो कोल्ड कहलाएगा। और मान लीजिए इससे हायर टेम्परेचर का कोई दूसरी बॉडी है, तो वो हॉट बॉडी है, तो ये वार्मर या हॉट बॉडी है। तो क्लासियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि हीट सेल्फ, अपने आप से कोल्ड से हॉट में कभी पास नहीं होगा या कभी फ्लो विदाउट एनी थर्ड एजेंसी। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि इस डायरेक्शन में हीट क्यों फ्लो हो सके विदाउट एनी थर्ड एजेंसी। यानी एक थर्ड एजेंसी के बिना अपने आप कोल्ड से हॉट की तरफ फ्लो क्या होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ। जैसे कभी कोई बॉडी अपने आप ऊपर नहीं जाती है ना, विदाउट थर्ड एजेंसी, कोई उसको लिफ्ट करने वाला होगा तब न जाएगा, और नीचे तो अपने आप आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी। तो वही इसमें भी है। उन्होंने कहा कि हीट अपने आप से किसी कोल्ड बॉडी से या कोल्ड रिजर्वायर से किसी हॉट बॉडी में या हॉट रिजर्वायर में कभी पास नहीं होगा। ये पहला क्लासियस स्टेटमेंट था, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, सेकंड लिखो, फिगर बना लो। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन KELVIN PLANCK, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, स्टेटमेंट है, नो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
is possible, no thermodynamic process is possible in which the only event is the complete conversion of heat into work, complete conversion of heat into work। अभी बताया हूं, कार्नाट ने यही तो बताया कि इफिशियंसी कभी 1 नहीं होता। तो जो हम हीट देते हैं पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट होता, तब एफिशिएंसी 1 हो जाती, कभी 1 होती नहीं है। तो यही स्टेटमेंट है। क्लियर आया? तो इसीलिए जो रियल इंजन होते हैं उनकी इफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होता है। अब एक इंजन की बात कर ले। 2 तरह के इंजन को डिस्कस किया जाता है, एक है हीट इंजन और दूसरा होता है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। हीट इंजन एंड हीट पंप। तो जो आइडियल केस है वो तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम उसका दिखाते हैं। एक्चुअल इंजन जो होता है, एक्चुअल इंजन में भी 3 पार्ट केवल होते हैं, बाकी से मतलब नहीं है। लिखो मत, क्या कर रही हो? जो इंजन है, हम लोगों के पास मोटरसाइकिल होता है, कार होते हैं, ट्रक होता है, बस होते हैं। इंजन है क्या? इंजन का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो हीट को वो किसमें कन्वर्ट कर दे? वर्क में। हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे? वर्क में। उसी को इंजन कहते हैं। इंजन करना का कहने का मतलब है ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। जो रियल इंजन हमारे पास होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें भी यही होता है। 2 तरह के इंजन होते हैं, एक एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन और एक होता है इंटरनल कंबर्शन इंजन। एक्सटर्नल माने जिसमें हम हीट को इंजन के बाहर जनरेट कर लेते हैं और उससे फिर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। जैसे स्टीम इंजन होता था रेलवे का, रेलवे का स्टीम इंजन था। कोयला बाहर गर्म, कोयले को बाहर जलाया जाता था, अलग कंपार्टमेंट है, उससे वाटर को गर्म करके स्टीम बनाते थे और स्टीम से पिस्टन को चलाया जाता था जो व्हील को रोटेट करता था और इंजन चलता था। तो वो एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन था। फिर इंटरनल कंबर्शन इंजन होते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है। इसमें इंजन के भीतर ही फ्यूल का दहन होता है, कंबर्शन होता है। तो 3 पार्ट कहाँ जलता है? वो किस पार्ट में? कार्बोरेटर। मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर देखा होगा, एक ब्लैक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें ईंधन जाता है, पेट्रोल या डीजल। तो मेन पार्ट है कार्बोरेटर। उसमें क्या होता है? फ्यूल का दहन होता है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। तो वो सोर्स ऑफ हीट है। वही जब दहन होगा तो हीट जनरेट होगा और वो हीट सप्लाई करेगा किसको? किसी वर्किंग सब्सटेंस को, जो काम करने वाला हो। वर्किंग सब्सटेंस क्या रहता है? उसमें जो गैस जनरेट होती है वो है वर्किंग सब्सटेंस। और पिस्टन एक लगा होता है अंदर, उस पिस्टन को ढकेलता है। पिस्टन को ढकेलेगा जब, तो वो किसी व्हील को रोटेट करने में काम आता है और रोटेशन जब होगा उसी से व्हीकल आगे बढ़ता है। और एक्स्ट्रा हीट जो बचता है वो कहाँ जाएगा? जो हीट जनरेट होता है 100% वर्क में कन्वर्जन नहीं होता, एक पार्ट उसका बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने वाला पार्ट कहाँ है? जिससे धुआं निकलता है बाहर, साइलेंसर। साइलेंसर के थ्रू जो बची हुई एनर्जी है फ्यूल के कंबर्सन के बाद, वो सराउंडिंग में चला जाता है। तो सिंक कौन है? सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है जिसमें हम धुएं को छोड़ते हैं कि नहीं। तो सोर्स ऑफ हीट क्या है? कार्बोरेटर। वर्किंग सब्सटेंस क्या है?
जो गैस जनरेट होता है वो पिस्टन को ऑपरेट करता है, तो वो है वर्किंग सब्सटेंस। और जिसमें हीट बाहर जाता है, रिजेक्ट होता है, वो है सराउंडिंग आपका, जिसमें हम धुआं छोड़ते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि उसमें हीट लिबरेट हो रहा है कि नहीं। तो ये होता है रियल प्रोसेस, तो उसी को इंजन कहा गया। तो इसका मतलब कोई भी इंजन होगा तो कितने पार्ट उसमें होंगे, 3 पार्ट्स। लिखो हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन है ये। हो गया, सिग्नेचर हो गया, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो हैं? दो भाई दो, जल्दी दो। आज ये खत्म करना था, अभी आधा भी नहीं हुआ। चलिए अभी एक टॉपिक हो जाएगा। हो गया। चलिए अब हीट इंजन में अभी क्या बताया था, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। लिखो हीट इंजन इज ए डिवाइस, लिखो बेटा, इधर उधर मत देखो। हीट इंजन, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इंजन है क्या, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे, वही इंजन है। हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, या मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ब्रैकेट में वर्क लिख लो। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, बाकी तो सपोर्टिंग डिवाइस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। नंबर 1 सोर्स ऑफ हीट, ब्रैकेट में लिखो हॉट रिजर्वायर। पहला क्या है, हॉट रिजर्वायर। तो ये क्या करेगा, हीट सप्लाई करता है। देखिए हीट सप्लाई large amount of heat, large amount of heat to the working substance, to the working substance at higher temperature T1, कैपिटल T1 लिखना, at higher temperature T1। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस लिखिए, वन पार्ट ऑफ हीट, one part of heat absorbed by the source, is converted into work, by it। तीसरा लिखिए सिंक, SNIK, remaining part of heat Q2 लिख लेना, remaining part of heat Q2 reject
into the sink, ब्रैकेट में लिख लो, ए कोल्ड बॉडी आर ओ आर कोल्ड रिजर्वायर। अब देखिए पूरा यही हो गया। ब्लॉक डायग्राम अगर उसका देखेंगे तो रियल इंजन नहीं बना रहा हूं मैं, क्या होता है उसमें वो केवल समझाने का प्रयास है। उसमें एक पार्ट है जो कार्य करेगा, वर्किंग सब्सटेंस होगा, वर्किंग बॉडी होगी। अब ये कैसे कार्य करेगा, इसको कुछ एनर्जी मिलेगी तब कार्य करेगा। तो यहां पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, Q1, कहां से, जो सोर्स है उससे। तो ये हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1, हाई टेम्परेचर है, हॉट बॉडी लिख सकते हो। इससे Q1 हीट कहां एब्जॉर्ब हुआ, यहां है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग बॉडी या वर्किंग सब्सटेंस। तो इसका एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ। अब कुछ पार्ट 100% कभी नहीं होगा, अभी बताया था कार्नाट ने। एक जो बचा हुआ पार्ट है वो एक कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक Q2 हीट कहां चला जाएगा, सिंक में या कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड एट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रहेगा T2। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन। कितना वर्क में कन्वर्जन हुआ ये लिख सकते हैं, देन W इक्वल टू कितना हुआ, यानी Q1 था, W प्लस Q2 हुआ। Q1 हीट एब्जॉर्ब हुआ, उसका एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, जो बचा वो सिंक में गया। तो W इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2। यही वर्क डन में कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ। अब इफिशियंसी क्या है, वही ईटा इक्वल टू W अपॉन हीट एब्जॉर्ब, यानी वर्क डन बाई हीट एब्जॉर्ब, यही इफिशियंसी है। तो ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अभी बनाया था अपॉन Q1। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो दोनों में से कोई भी यूज करो। एफिशिएंसी कब लार्ज होगी, जब T2 स्मॉल हो। अगर ये स्मॉल होगा तो ये टर्म स्मॉल रहेगा, तो एफिशिएंसी 1 के पास होगी ना। और ये कब 1 हो जाएगा, जब T2 0 हो जाए। T2 है क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, कभी 0 होगा नहीं। तो इट इज इम्पॉसिबल टू गेन द एफिशिएंसी 1 या 100%। यही थर्ड लॉ है, यही क्या है, थर्ड लॉ है। वो ये कहता है कि एब्सोल्यूट 0 इज नेवर पॉसिबल इन द एनवायरनमेंट, कभी एब्सोल्यूट 0 पॉसिबल ही नहीं है। उसी को कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखिए, बस इतना है, इसी पर न्यूमेरिकल है सब। Q1 इक्वल टू ये Q1 है, यहां से हीट Q1 एब्जॉर्ब हुआ, एक पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, जो बचा Q2 वो सिंक में चला गया। तो मेन पार्ट यही इफिशियंसी निकालना आएगा, है ना, बार बार ये पूछा गया है। और T1 बाई T2, ये भी ध्यान रखो, T2 बाई T1 रहेगा। 225 टेम्परेचर देगा, फिर 125 देगा, बोलेगा टेम्परेचर ही रहता है मेन, कि इस टेम्परेचर। इफिशियंसी कब लार्ज होती है, ठंडक में कि गर्मी में, जब T2 कम रहे। T2 कम कब रहेगा, ठंडक में। इंजन की इफिशियंसी ठंडक में ज्यादा रहती है, समर सीजन में कम रहती है। उल्टा लोग सोचते हैं, स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि
जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है फ्यूल का, जब तक वहां तक नहीं होगा तब तक वो इग्निशन स्टार्ट नहीं होगा। इग्निशन अगर स्टार्ट हो गया तो एफिशिएंसी ठंडक में ही लार्ज होगी। हाँ, यही बात स्टेटमेंट में रिमार्क बोल दीजिए। क्या रिमार्क बोल दीजिए किसका? लिखो, इफ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, if temperature of the surrounding is small, then if temperature of the surrounding यानी सिंक, सराउंडिंग जहां लिखो वहां सिंक भी लिख दो, is small, efficiency of heat engine is large। आप ठंडी में ज्यादा काम कर लेते हैं कि गर्मी में? ठंडी में। गर्मी में तो एक ही घंटे में थक जाओगे, ठंडी में आप ज्यादा वर्क कर लोगे, हर एक काम ज्यादा होगा। अब दूसरा एक और है जिसको नाम दिया गया हीट पंप। दूसरा एक है हीट पंप, या आपको रेफ्रिजरेटर भी है उसी प्रोसेस पर बेस्ड, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हीट इंजन का अपोजिट है रेफ्रिजरेटर, हीट पंप। उसमें क्या होता है, कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब होता है और कहां जाता है, हॉट बॉडी में, उल्टा। लेकिन उसमें एक एजेंसी होती है कंप्रेसर, जो हीट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद उस पर वर्क होता है, तब लार्ज एनर्जी बाहर जाती है। तो इसीलिए जो कोल्ड बॉडी है कोल्डर होता जाता है, ठंडा होता जाएगा। और पंप में क्या होता है, जैसे इसमें हीट हम कोल्ड बॉडी से लेते हैं, वैसे उसमें कोल्ड बॉडी में इजेक्ट कर देते हैं हीट पंप में, तो जिससे गर्म रहे इन्वायरमेंट। जैसे कार में बैठे हो तो हीट पंप चलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, और जब एसी चलाएंगे तो ठंडा होगा। तो उसमें दोनों प्रोसेस होता है, गर्म करने का भी होता है और ठंडा करने का भी। हेडिंग डालो, रेफ्रिजरेटर। क्या कह रही हो? और क्या, ये वही सबके पार्ट है, उन्हीं सबके ये पार्ट है। ही लिखो, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ब्रैकेट में हीट पंप लिख लो। दोनों के प्रोसेस एक ही जैसे है, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है अलग अलग है। एक कोल्ड बॉडी को और कोल्ड करने में यूज होता है, और एक बॉडी को हॉट करने में यूज होता है हीट पंप। तो जैसे विंटर सीजन में जो हिल एरिया है वहां पर कमरे को गर्म रखने के लिए, या गाड़ियों को ठंडी में गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए इन्वायरमेंट को, तो हीट पंप यूज होता है। और ठंडा रखने के लिए घर में सामान को, हम फूड स्टॉक, फूड मटेरियल को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रिज यूज करते हैं कि नहीं? ऐसे ही एसी यूज करते हैं कमरे को ठंडा करने के लिए, तो वो है। तो ये रिवर्स ऑफ हीट इंजन है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। लिखिए, रेफ्रिजरेटर is the reverse process of heat engine, is the reverse process of heat engine। इसी को अभी उल्टा हम बना रहे हैं, वही रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम पहले देख लो। यहां से हीट एब्जॉर्ब होगा, ये होगा Q2, इस पर एडिशनल वर्क होगा बाय द कंप्रेसर। ये ऐसे बना दे रहा हूं, इसमें एक पिस्टन लगा है, ये वर्क करता है W।
और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट Q1 सराउंडिंग में इजेक्ट होगा। तो ये कोल्ड बॉडी है, ये सिंक है, कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड बॉडी या सिंक एट टेम्परेचर T2। इससे Q2 हीट एब्जॉर्ब हुआ और उस पर एडिशनल वर्क हुआ। वर्क कौन करता है? उसमें एक कंप्रेसर लगा होता है फ्रिज में, और वो इलेक्ट्रिक मोटर से गाइडेड होता है, चलता है और वो वर्क करेगा। उसमें एक गैस होती है जो वर्किंग सब्सटेंस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, डाइक्लोरोमीथेन। तो वो होता है CCl2F2। इसी को फ्रियोन गैस कहते हैं, फ्रियोन गैस कहा जाता है। ये गैस हीट का एब्जॉर्प्शन करता है, किससे? जो हम मटेरियल रखते हैं फ्रिज के अंदर, उससे हीट एब्जॉर्ब करता है और कंप्रेसर इस पर वर्क करेगा तो और ज्यादा हीट लिया और उस पर अगेन वर्क डन हुआ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक सराउंडिंग में चला जाता है या हॉट बॉडी में जाएगा। हॉट बॉडी यानी हॉट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर T1। तो ये उल्टा प्रोसेस हुआ, कोल्ड से कहां गया? हॉट में, और पहले हॉट से कोल्ड में जाता था। ब्लॉक डायग्राम बनाइए, पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाओ। आ गए हैं? चलिए अगले दिन बना लीजिए, अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको